हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेरेमिक एकेडमी की प्लेटफॉर्म पे। अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। बहुत लंबा सेशन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी पहले कवर करेंगे, दो ही न्यूज़ है उस पर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, और फिर लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करके देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से शुरुआत करते हैं और दोनों खबर जो है आज की स्पेस टेक्नोलॉजी वो आ रही है अमेरिका से। दो ही न्यूज़ है। सबसे पहली बात तो क्या हो गया, देखो, स्टारशिप वर्जन 2 लॉन्च हुआ है 13 अक्टूबर को। स्टारशिप वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है, स्टारशिप वर्जन 2 का की फ्लाइट टेस्ट किया है, उसको टेस्ट करके देखा है। स्टारशिप क्या है? एक रॉकेट है। किसका है? स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स ने फ्लाइट टेस्ट किया है कि सक्सेसफुली ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने फीचर्स ऐड किए थे, स्टारशिप रॉकेट तो पहले ही बहुत पहले लॉन्च हो गया, बट उसमें एडवांस वर्जन आते रहते हैं। तो वर्जन 2 का टेस्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ है और ये 11वां टेस्ट किया है स्पेस एक्स ने। तो इधर अपन देखेंगे इस तरीके का रॉकेट दिखता है, ये बहुत बड़ा सा कुछ रॉकेट है। सबसे पावरफुल रॉकेट इसको बता रहे हैं दुनिया में। स्पेस एक्स हमेशा सुनते रहते हैं हम स्पेस एक्स का नाम, के रॉकेट लॉन्चिंग का काम करता है स्पेस एक्स। एलन मस्क यूएस से आधारित है और सैटेलाइट्स या एस्ट्रोनॉट को ऊपर ले जाता है अंतरिक्ष। तो स्पेस डेवलपमेंट में काम करती है स्पेस एक्स कंपनी। वो रॉकेट्स अपने डेवलप करती रहती है। फॉल्कन 9 रॉकेट आप हमेशा पढ़ते रहते हो। स्टारशिप भी स्पेस एक्स का ही एक रॉकेट है। फॉल्कन 9 से भी ज़्यादा इसको पावरफुल बता रहे हैं। अब फीचर्स देख लेते हैं, मतलब कि जो न्यूज़ में बातें हैं वो देख लेते हैं। इधर समझें तो स्पेस एक्स, जो कि यूएसए आधारित कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, उसने अपना रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम है स्टारशिप रॉकेट। स्टारशिप रॉकेट। स्टारशिप रॉकेट के फीचर्स अपन देख लेते हैं। स्टारशिप रॉकेट का फ्लाइट टेस्ट किया है और ये 11वां फ्लाइट टेस्ट है। अभी स्टारशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉकेट्स के बारे में मैं आपको मोस्टली समझाती रहती हूँ, है ना। स्टेजेस वाइज होते हैं रॉकेट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। स्टेजेस क्या होती है? जैसे रॉकेट लॉन्च होता है धरती से, कोई फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें बहुत भारी भरकम इंजन लगे होते हैं, वो रॉकेट को अपलिफ्ट करते हैं धरती से ऊपर। फिर थोड़ा सा ऊपर जब रॉकेट जाता है तो फर्स्ट स्टेज तो अलग हो जाती है, या तो वापस आ जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेकंड स्टेज थोड़ा और आगे लेके जाती है, वो वापस आ जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर थर्ड स्टेज, ऐसे करके। इस रॉकेट में दो स्टेज है। स्टारशिप रॉकेट में दो स्टेज है। पहली स्टेज, स्टेज 1, और स्टेज 2। स्टेज 1 को कह रहे हैं सुपर सुपर हैवी रॉकेट। सुपर हैवी रॉकेट, स्टेज 1 का नाम है सुपर हैवी रॉकेट। स्टेज 2 को कह रहे हैं स्टारशिप स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। अब सुपर हैवी रॉकेट जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें लगे हैं 33 रैप्टर इंजन। रैप्टर इंजन लगे हैं। रैप्टर इंजन जो है बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। भारी भरकम ये रॉकेट है, सबसे हैवी, सबसे भारी, सबसे डायमेंशन में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस एक्स का। इसको बता रहे हैं फॉल्कन 9। हमेशा अपन सुनते रहते हैं कि पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये है। 33 रैप्टर इंजन इसके फर्स्ट स्टेज में लगे हैं। 6 रैप्टर इंजन इसके सेकंड स्टेज में लगे हैं। फॉल्कन 9 के बारे में अपन देखें, फॉल्कन 9 जो रॉकेट होता है उसमें RP-1 इंजन करके इंजन होता है। केरोसिन ईंधन का वो यूज़ करता है। रैप्टर इंजन जो है वो मीथेन का यूज़ करते हैं, मीथेन का यूज़ करते हैं। अब मीथेन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, बहुत ज़्यादा धुआं हुआ नहीं प्रोड्यूस होता, सूट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करती है, इफ़िशियंट है और इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ये रॉकेट जो है वो पावरफुल हो जाते हैं इन इंजन की वजह से। तो रॉकेट है पूरा का पूरा, उसके दो स्टेज हैं। सुपर हैवी रॉकेट फर्स्ट स्टेज का नाम है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, दूसरे स्टेज का नाम है, इसको कलेक्टिवली बोल रहे हैं स्टारशिप रॉकेट। इसको मिलाकर बोलते हैं स्टारशिप रॉकेट। तो दोनों का टेस्ट किया गया है और सक्सेसफुली ये परफॉर्म हुआ है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो सेकंड स्टेज है, यही इसी के टॉप पे लगा होता है जो भी आपको लॉन्च करना है। स्पेसक्राफ्ट लगा होगा, कैप्सूल जैसा कुछ लगा होगा, अगर एस्ट्रोनॉट को जाना है तो वो यहाँ पे बैठे होंगे, या फिर सैटेलाइट लगा होगा। सैटेलाइट अगर लॉन्च होनी है इससे तो सैटेलाइट या कार्गो, जो भी
ज़रूरत पड़ती है अपने को स्पेस में, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, बहुत सारे मॉड्यूल से मिलके बना होता है, तो मॉड्यूल्स या मशीनरी जाती रहती है स्पेस में, जो भी ले जाना है वो इसके टॉप स्टेजेस पे लगी होती है रॉकेट पे। तो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट पे ये स्पेस क्राफ्ट वो लगा हुआ है। तो ये स्टारशिप रॉकेट के बारे में हमने देखा। एक और काम की बात क्या कि फॉल्कन 9 जो था वो रीयूजेबल था, लेकिन पार्शियली रीयूजेबल था। रीयूजेबल मतलब पुनः प्रयोज्य, यानी कि रॉकेट जब अपन लॉन्च करते हैं तो उसको वो रॉकेट वापस आ जाए और उसको दूसरे मिशन में हम यूज कर पाए, उसको कहते हैं रीयूजेबल रॉकेट। अभी तक हम कंप्लीटली रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना पाए थे। फॉल्कन 9 में सिर्फ स्टेज 1 ही वापस आती थी, स्टेज 1 ही वापस आती थी। जैसे रॉकेट ऊपर जाता, स्टेज 1 सेपरेट होता और वापस धरती पे लैंड कर जाता सुरक्षित, और स्टेज 1 को दूसरे मिशन पे यूज कर सकते थे। स्टेज 2 है, वो जाता तो था लेकिन वापस आते समय अर्थ के आसपास बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है और वो बहुत तेज स्पीड से आता है, तो घर्षण के कारण नष्ट हो जाता है स्टेज 2। लेकिन सुपर हैवी ये स्टारशिप रॉकेट की दोनों स्टेज सुरक्षित वापस आ जाएंगी। तो ये कंप्लीटली रीयूजेबल रॉकेट है स्टारशिप रॉकेट। फॉल्कन 9 पार्शियली रीयूजेबल था, एक ही स्टेज हम रीयूज कर पाते थे। तो ये पूरी जानकारी जो मैगजीन में लिखी है मैंने आपको यहाँ पे दे दी। देख लेंगे एक बार क्या लिखा है। और एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स है, उसने 13 अक्टूबर को स्टारशिप के 11वें फ्लाइट टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यूएसए के स्टार बेस से ये लॉन्च हुई है। पुनः प्रयोज्य है, ये 2 चरणीय है और 2 चरणीय पुनः प्रयोज्य, यानी कि 2 स्टेज है और दोनों ही रीयूजेबल है। स्टेज 1 का नाम है सुपर हैवी रॉकेट, स्टेज 2 का नाम है स्टारशिप अंतरिक्ष यान। दोनों को कलेक्टिवली कह रहे हैं स्टारशिप रॉकेट। ठीक है, रैप्टर इंजन इसमें लगे हुए हैं, कितने पावरफुल है मैं आपको ये बता चुकी हूँ। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट इसको बताया जा रहा है। सुपर हैवी बूस्टर नहीं, ये काम की बात नहीं है। तो इतना ही आपको बस पढ़ना था। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ भी यूएसए के आइलैंड है, हवाई आइलैंड, जैसे मैप में देखिए अपन इधर मैप, और ये देखें वो अफ्रीका आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में यूएस के आइलैंड्स हैं यहाँ पे पैसिफिक। अभी हवाई आइलैंड, हाँ यहाँ थोड़ा सा दूर हवाई आइलैंड्स जिसको कहते हैं। अब हवाई आइलैंड पे बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, क्योंकि हवाई आइलैंड जो है वो सी लेवल से बहुत ऊंचे हैं और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर ना एकदम क्लीन रहता है। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? किसी चीज़ को लगातार ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि स्पेस में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने वेधशालाएं लगा रखी है। दुनिया की टॉप क्लास की वेधशालाएं हवाई आइलैंड पे लगा रखी है। क्यों लगा रखी है वहाँ पे? कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर जो है ना वो थोड़ी सी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, यानी कि वहाँ पे पोल्यूशन कम है पर, और डेंस नहीं है लेयर बहुत ज़्यादा। कोई एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्लाउड्स वगैरह जो है वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पॉल्यूशन आर्द्रता वो भी कम है। तो आप क्लियर इन्वायरमेंट है तो आप ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्लियर व्यू देता है एकदम। तो वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगा रखी। अब वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसका नाम है स्टार्स, स्टार्स ऑब्जर्वेटरी, स्टार्स ऑब्जर्वेटरी। एक बार पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी, पैन स्टार्स RS, पैन स्टार RS वेधशाला ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि वेधशाला है। उसने क्या किया है? उसने एक धूमकेतु, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, धूमकेतु नहीं, क्षुद्र ग्रह, ग्रह एस्टेरॉइड देखा है, एस्टेरॉइड सर्च किया है, एस्टेरॉइड खोजा है। तो हवाई आइलैंड पे स्थित एक वेधशाला पैन स्टार्स ने एक क्षुद्र ग्रह देखा है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम दिया है क्वाजी मून, क्वाजी मून, क्वाजी मून कह लो, क्वाजी सैटेलाइट कह लो, यानी कि अर्ध चंद्रमा या फिर अर्ध उपग्रह कह लो। ये नाम दिया है क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ सा दिखता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ सा दिखता है, देखो कुछ इस तरह से, लेकिन चक्कर लगा नहीं रहा है पृथ्वी ना, इस तरीके से ये पृथ्वी है।
और ये एस्टेरॉइड चट्टानी टुकड़े होते हैं, लगभग एक बस जितना बड़ा ये टुकड़ा बताया जा रहा है, और इसका नाम दे दिया है क्वाजी मून है। ये अर्ध चंद्रमा या फिर क्वाजी सैटेलाइट, अर्ध सैटेलाइट है। जिस तरीके से अर्थ के चंद्रमा चक्कर लगाता है, उस तरीके से ये अर्थ के चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है। चक्कर लगा नहीं रहा है, ये एक्चुअली जो है सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। सन के अराउंड, मैंने एक इमेज लगाई तो थी, पता दिख नहीं, कोई बात नहीं। तो सन के अराउंड ये रिवॉल्व होता है, लेकिन जिस तरीके से पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है उसी पाथ पे ये चलता है और पृथ्वी के आसपास ही मंडराता हुआ दिखता है। तो ऐसा लगता है ये पृथ्वी का चंद्रमा है। पृथ्वी के चक्कर लगाता है मून, उसी तरीके से ये उसके चक्कर लगाता हुआ दिखता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशन में नहीं है अभी, थोड़े टाइम बाद शायद ग्रेविटेशन में आ जाए या फिर और दूर चला जाए, पर बताया जा रहा है कि अर्थ के आसपास ये रिवॉल्व करता हुआ सा दिखता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है क्वाजी मून। क्वाजी मून तो शूद्र ग्रह 2025 PN7, ये तो इसका नाम दिया है, और इसको क्वाजी मून या अर्ध उपग्रह भी कहा है। क्या नाम है? शूद्र ग्रह 2025 PN7। किसने सर्च किया है? पेन स्टार वेधशाला हवाई आइलैंड पे स्थित है, उसने इसको सर्च किया है। अर्जुन क्लास का एस्टेरॉइड, अर्जुना, जैसे शिप्स वगैरह को हम क्लास में कैटेगराइज करते हैं, वैसे एस्टेरॉइड को भी क्लास में कैटेगराइज कर रखा है। तो अर्जुना क्लास का एस्टेरॉइड को कहा जा रहा है। एक बस जितना ये बड़ा है और पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ दिखता है, इसलिए इसको क्वाजी मून या फिर क्वाजी सैटेलाइट, अर्ध चंद्रमा, अर्ध उपग्रह कह रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है उपग्रह का? इस एस्टेरॉइड का क्या नाम है? 2025 PN7 का नाम है। तो ये हमने दो न्यूज़ देखी, एक तो स्टारशिप रॉकेट दोनों स्टेज का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है, 11वां फ्लाइट टेस्ट था, और एक PN स्टार जो हवाई आइलैंड पे वेधशाला लगी है, उसने एस्टेरॉइड की खोज की है। 2025 PN7 या फिर क्वाजी मून, क्वाजी सैटेलाइट उसको कह रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि ये हाल ही में चर्चा में रहा 2025 PN7 क्या है? क्या ये एक एस्टेरॉइड है? क्या ये रॉकेट का नाम है? या क्या ये सैटेलाइट है किसी देश? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर रहेगा एस्टेरॉइड है। किसने खोजा है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली जब हम देखें किस तरीके से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने देश ने कोई बड़ा डेवलपमेंट किया है, कोई सैटेलाइट लॉन्च किए, तो उस पे क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी में से पूछे जाते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने कोई विपिन, कोई शिप लॉन्च किया है, तो वहाँ से है। विदेशी लोगों की कोई अचीवमेंट है, दूसरे देश ने कुछ खोजा है या कुछ रॉकेट लॉन्च किया है, वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो चांसेस थोड़े से कम है। आगे चलते हैं। आगे आगे क्या न्यूज़ है? आगे स्पेस टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। DRDO ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली को लॉन्च किया है। सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली, ऐसी लड़ाकू सैन्य प्रणाली जो पैराशूट का यूज़ करती होगी। पैराशूट देखे होंगे आपने, ऑब्वियसली सबने देखे हैं। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन बैठ के, और जैसे पैराग्लाइडिंग अगर आपने की। DRDO का पैराशूट थोड़ा सा एडवांस है। पैराशूट्स आर्मी में यूज़ होते हैं, पर ये वाला नॉर्मली जैसे कहीं पे युद्ध हो रहा है तो किसी को जाना है, सोल्जर को वहाँ पे जाना है, तो जो भी का एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर है वहाँ से वो जंप करते हैं पैराशूट के थ्रू, इस तरीके से। ये वाला पैराशूट थोड़ा सा एडवांस है, कुछ एडवांस क्वालिटीज इस पैराशूट में है, और वो क्वालिटी है लड़ाकू क्षमताएं इसके अंदर है। इस तरीके से कि सोल्जर्स या कमांडर्स जब बैटल फील्ड में उतरेंगे तो उसके साथ वो अपने हैवी वीपन्स लेके उतर सकते हैं, और सेफ्टी गियर लेके उतर सकते हैं। इस तरीके से लड़ाकू क्षमताएं हैं इसके अंदर। आप कार्गो लेके उतर रहे हैं, कितना भी हैवी पेलोड हो, ये लेके आप उतर सकते हैं। 32,000 फीट की ऊंचाई से इसको टेस्ट किया गया है, और नॉर्मली 25,000 फीट की ऊंचाई से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, वहाँ पे तैनात किया जा सकता है। इससे पहले हमारे पास इतनी ऊंचाई पे इंस्टॉल होने वाला पैराशूट सिस्टम नहीं था आर्मी के पास। तो ये आर्मी के पास 25,000 फीट की ऊंचाई पे इंस्टॉल होने वाला पहला पैराशूट सिस्टम है। नॉर्मली जब इतनी ऊंचाई पे पैराशूट लॉन्च होते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थ से ऊंचाई पे जब सरफेस से लॉन्च होते हैं, तो वहाँ पे विंड सर्कुलेशन जो है, विंड सर्कुलेशन वो बहुत फास्ट होता है। विंड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, कंट्रोल नहीं होता कि पैराशूट विंड के थ्रू ही इधर उधर फिर जाता है। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से इसको लॉन्च किया जाता है, मान लो यहाँ पे
बैटल चल रही है, इस तरफ उसको उतरना है सोल्जर्स को, लेकिन विंड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है और इधर दुश्मन देश के उधर ले जाके उतार दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए इसमें विंड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम या स्टेयरिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, विंड कंट्रोल सिस्टम है, ताकि वो बहुत ज़्यादा एयर का सर्कुलेशन, विंड का सर्कुलेशन को झेल पाए और जहाँ उसको स्पेसिफाइड एरिया में जाना है वहीं पे जाके लैंड कर पाए। तो इस तरीके से विंड कंट्रोल सिस्टम लगे हैं इस पे, विंड कंट्रोल सिस्टम इस पे लगे हैं, सेफ्टी गियर इस पे लगे हैं, सेफ्टी गियर लगे हैं। देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। इस तरीके से स्टीयरिंग सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। मेन पैराशूट जब फेल हो जाएगा तो रिजर्व पैराशूट ओपन हो जाएगा, यानी कि इस पे एक और पैराशूट, दो पैराशूट साथ में लेके चल रहा है, तो रिजर्व पैराशूट वो ओपन हो जाएगा अगर मेन पैराशूट फेल हो जाता है। तो इतने सारे एकदम से सैन्य लड़ाकू क्षमताओं से लेस है, इसलिए इसको कह रहे हैं मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट, MCPS, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट, सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली। इसका सफल परीक्षण किया है, किसने किया है? DRDO ने किया है। और DRDO ने बनाया, DRDO तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बहुत सारी लैब हैं अलग अलग, तो वो लैब्स जो है वो डेवलप करने का काम करती है। तो दो लैब्स जो है, दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बैंगलोर। तो क्या पढ़ा इधर, देखें क्या, इधर देख लेते हैं। डीआरडीओ अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेवलप किया है एक मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट, एक पैराशूट प्रणाली है जो कि 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया है, 25,000 फीट तक ये नॉर्मली इसको तैनात किया जा सकता है। तो इतनी ऊंचाई पर तैनात होने वाली ये पहली पैराशूट प्रणाली हमारी आर्मी के पास आ चुकी है। और इसमें विंड कंट्रोल सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम जिसको कह रहे हैं, रिजर्व पैराशूट इसमें लगे हुए हैं, रिजर्व पैराशूट, रिजर्व पैराशूट। तो इस तरीके से है, 25,000 फीट की ऊंचाई पे तैनात किया जा सकता है। किसने बनाया है? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो आगरा आधारित इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु, बेंगलुरु ने मिलके इसको डेवलप किया है। तो इतनी बस खबर है। आगे चलते हैं, आगे ये है। आगे शिप्स हैं INS अजीत, INS अपराजित, और INS बोल रही हूँ, ICGS, ये नेवी के नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड के है। देखो अपने में अब आर्म फोर्स है, आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, ये अपनी आर्म फोर्स। उसके अलावा भारत की जो तटरेखा है ना, क्या हो जाते, बताओ, पता नहीं कहाँ पहुंचा। भारत की तटरेखा बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा कोस्ट लाइन की रक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी एक डिफेंस यूनिट, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICGs को कह रहे हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड सेफ्टी कैसे मेंटेन करेगा? खुद तैर के तो नहीं जाएगा, शिप्स की ज़रूरत होती है, वेसल्स की ज़रूरत होती है, तो निरंतर शिप्स और वेसल्स उसको दिए जाते हैं डेवलप करके। तो ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड को एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है अक्टूबर मंथ में 3 शिप तैनात किए गए हैं, 3 शिप तैनात। इधर देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है ये, नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अजीत, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अपराजित,
और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर। अक्षर, ये 3 शिप दिए जा चुके हैं। क्या है शिप? शिप की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये वाले जो शिप हैं वो फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल्स हैं। फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल्स, हिंदी में तीव्र गश्ती पोत। तीव्र गश्ती पोत यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से गश्त लगाने के काम करेंगे। पुलिस गश्त लगाती है शहर की सुरक्षा मेंटेन करने के लिए, तट रेखा की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए ये पेट्रोलिंग करेंगे, ये शिप्स पेट्रोलिंग करेंगे। फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल्स इसको कह रहे हैं। तो कितना फास्ट? नॉर्मली 35 नॉट या फिर 65 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है। गश्ती पोत होते हैं, गश्त लगाने के काम करते हैं कि कोस्ट लाइन पे कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, यानी कि कोई दूसरा आदमी, आतंकवादी ये घुसपैठ तो नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, पोचिंग तो नहीं हो रही है। पोचिंग क्या होती है कि एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो समुद्री या मरीन एनिमल्स को पकड़ के कोई इलीगली ले जाता है और उनके शरीर कोई अंग को बेचने का काम करते हैं। जैसे टर्टल के साथ ऐसा, लेदर बैक टर्टल जो होते हैं के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो पोचिंग, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस ये चलाते हैं। एंटी पायरेसी तो नहीं हो रही है और स्मगलिंग तो नहीं हो रही। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो हमारा कोस्ट लाइन है उससे आप 20 नॉटिकल माइल 20 नॉटिकल माइल जाएंगे, 200 नॉटिकल माइल, 20 नहीं 200 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे। तो यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है, यानी कि एक्सक्लूसिवली हमारे राइट्स होते हैं। कोई और आके यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, बिना परमिशन के कोई रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन फास्ट पेट्रोलिंग विसल्स की ज़रूरत होती है। तो 3 फास्ट पेट्रोलिंग विसल दिए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को, ICGS अजित, ICGS अपराजित और ICGS अक्षर। इसका नाम है ICGS अजित, अपराजित, अक्षर। फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसने बनाए हैं, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। तो बस इतना ही है याद करने वाली चीज़ कि अच्छा, क्लास हर एक क्लास में कैटेगराइज कर देते हैं। जब भी कोई शिप हम बनाते हैं तो उसको किसी श्रेणी में रख देते हैं। तो ये इसकी क्लास क्या है? इसकी क्लास है अदम्य। अदम्य, अदम्य श्रेणी के हैं। नॉर्मली आप बहुत सारे जब शिप बनाते हैं तो उनमें कोई ना कोई सा कॉमन फीचर्स होते हैं, उसको एक क्लास में अपन कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ भी क्लास का नाम दे देते हैं। और ज़्यादातर जो फर्स्ट वेसल लॉन्च हुआ है या उस श्रेणी में जो फर्स्ट वेसल है उसके नाम पर भी नाम रख देते हैं। तो इस श्रेणी का फर्स्ट वेसल ICGS अदम्य था। तो ICGS अदम्य क्लास की फास्ट पेट्रोलिंग वेसल ऐसी 8 बनाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और ये जो है वो इनका जलावरण हो चुका है, ये शामिल हो चुका है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी है इस श्रेणी के। अजीत हो गया, अपराजित हो गया, अक्षय हो गया, अदम्य हो गया, अदम्य हो गया और अमूल्य हो गया। अमूल्य, अक्षय, अक्षय और अटल और अचल। ये 8 मैंने शायद बता दिया आपको, 1 2 8। ये इस श्रेणी के सारे नाम है। अजित, अपराजित, अक्षर, अदम्य, अमूल्य, अक्षय, अटल और अचल। कॉमन फीचर्स तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं तो अलग अलग जगह पे इनको तैनात करते हैं। जैसे कि अमूल्य है, अमूल्य को केरल और लक्षद्वीप, उसके बीच में जो पानी वो जगह है वहाँ पे तैनात किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे। और अमूल्य नहीं, अक्षय को, अक्षय को, अक्षय को। और एंटी पोचिंग ऑपरेशन का वो काम करेगा। अदम्य एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के सर्विलेंस का काम करेगा, उसकी निगरानी करने का काम करेगा। तो ऐसे इनको अलग अलग जगह पे तैनात किया जाता है। बस बहुत हो गई इतनी, आगे चलते हैं। क्या पढ़ा? ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को 2 शिप दिए गए हैं, अजीत, अपराजित। क्या है ये? फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, तीव्र स्पीड से गश्त लगाने का ये काम करेंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इनको बनाया है और उस श्रेणी में ये 7वां और 8वां है। 7वां अजीत है, 8वां अपराजित है, पहला अदम्य था। और अक्षर भी उसी श्रेणी का है जिसको कराईकल पुडुचेरी में तैनात किया गया है, तट रक्षा बल में शामिल कर लिया गया है। ये दूसरा है।
अक्षर, अदम्य के बाद अक्षर को लॉन्च करना ही पड़ना है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब नेवी के कुछ हैं, दो हैं इस मन, मगदाला और माहे। मगदाला माहे, ये क्या है मगदाला और माहे? तो इधर देखो, मगदाला एंड माहे, ये दो शिप्स ये गए हैं नौसेना को, नौसेना को, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, इस तरीके से इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वॉरफेयर यानी कि एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन, दुश्मन की सबमरीन को देख के उसको अटैक करना, उसको निशाना बनाना। दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए सोनार सिस्टम लगा है, जैसे रडार सिस्टम होता है एयर में काम करता है, पानी में रेडियो वेव्स काम नहीं करती, ध्वनि साउंड के माध्यम से हम डिटेक्ट करते हैं, तो सोनार सिस्टम लगा होता है। नौसेना के पास सोनार सिस्टम है, तो सोनार सिस्टम से डिटेक्ट कर लेंगे। फिर दुश्मन की सबमरीन है तो अटैक कर लेंगे, अटैक करने के लिए टॉर्पीडो लगे होते हैं, मिसाइल्स लगी होती है, सरफेस गन लगे होते हैं, वाटर जेट्स इसमें लगे होते हैं पीछा करने के लिए। तो इस तरीके से वीपिन्स लगे होते हैं इन शिप्स पे, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वीपिन्स लगे होते हैं, लड़ाकू क्षमताएं हैं इनके पास, और डिटेक्ट करके नष्ट कर देते हैं सबमरीन को, इसलिए इनको कहते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर। लेकिन शेलो वाटर में ये काम करते हैं, या शेलो वाटर में ये तैनात किए जाते हैं, यानी कि कोस्ट लाइन के थोड़ा सा आगे चले जाओ, वहाँ पे शेलो वाटर में इनको तैनात किया जाता है, इसलिए शेलो वाटर क्राफ्ट, ये इसका पूरा नाम हो गया। क्या नाम है? मगदाला और माहे। किसने डेवलप किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने वो डेवलप किया है। केरल में है ये, केरल में है कोचिन शिप। इस तरीके की 8 बनाने वाली है, ये 2 उसने दे दिए हैं। डिज़ाइन और निर्माण दोनों है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने की। मगदाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, BY-58 मगदाला, पूरा नाम है इसका, मगदाला याद करो, कोई नहीं आएगा। BY-58 18 अक्टूबर को कोच्चि में इसका जलावरण हो चुका है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। अब ये फोटो लोगों की दे रखी है शिप की, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, शायद मैंने लगाई हो, ये तो है अजीत और अपराजित की फोटो, अजीत अपराजित में से कोई एक है ये। माहे की मैंने लगा रखी है यहाँ पे, इस तरीके की हैं बड़े बड़े, तो इनमें वीपिन्स लगे होते हैं, देखो ये गन दिख जाएंगी आपको, यहाँ मिसाइल्स लगी हुई, चलो वाटर में ये तैनात होते हैं। ये माहे का, आगे चलते हैं। माहे नीचे लिखा हुआ है, देखो दोनों एक साथ बता दिया मैंने। माहे भी एंटी सबमरीन चलो वाटर क्राफ्ट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही इसको बनाया है, 8 ऐसा बनाने वाली है, ये 2 के नाम मैंने, और कोई फैक्ट तो नहीं रहा, नौसेना में इनको शामिल किया। अब सक्षम, अपनी जो आर्मी है उसने सक्षम प्रणाली लॉन्च की है। सक्षम प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत बार अपन ने देखा होगा कि दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की साइड से ड्रोन आ रहे हैं और उनके थ्रू अटैक किया जा रहा है, यानी कि अपने एयर स्पेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, ऐसा हमें फील हुआ, तो सक्षम करके प्रणाली डेवलप करना स्टार्ट की थी, वो डेवलप हो चुकी है, उसका टेस्ट परफॉर्म किया जा चुका है। मतलब कि अब जो ड्रोन आएंगे दुश्मन देश की तरफ से, उन ड्रोन्स को हम या तो न्यूट्रलाइज कर देंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो खुद निर्णय ले लेगा। सक्षम AI आधारित है, क्योंकि खुद निर्णय ले लेगा कि ये बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करने वाला है, तो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर ले। ज़्यादा खतरा पैदा करने वाला नहीं है, उसके थ्रू बस वीपिन्स आ रहे थे, ये इधर सप्लाई कर रहे थे, ऐसा कुछ, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है उनको डिस्टर्ब कर देगा, तो वो क्या बोलते हैं उनको, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बस नष्ट नहीं करेगा। कि उन वो जब आते हैं तो उनसे हमें पता लग जाता है कि कहाँ से रोड होके आए हैं, कहाँ पे से इनको फ्लाई किया गया है, ये पता लगाने के लिए हम उनको रखते हैं सुरक्षित, फिर रिसर्च वगैरह चलती है। तो क्या है सक्षम? एंटी ड्रोन ग्रिड है, भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड एसेट्स मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है। सिचुएशनल अवेयरनेस वो AI पे आधारित है, सिचुएशन के हिसाब से खुद निर्णय ले लेगा कि सॉफ्ट या हार्ड किल, कौन सा किल करना है। सॉफ्ट किल मतलब
या तो उसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिस्टर्ब करना है, हार्ड किल, या तो पूरा ही उसको डिस्ट्रॉय करना है, सॉफ्ट एंड हार्ड किल, इसका ये मतलब हुआ। एसेट्स मैनेजमेंट, खुद ही मैनेज वो कर लेगा। किसने बनाया है इसको? तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद स्थित है, इसको डेवलप किया है भारतीय नौसेना के साथ मिलकर। क्या रेंज है इसकी? तो 3000 मीटर, या फीट में बोले तो 10,000। तो इधर हमने क्या पढ़ा, एक बार देखो, सक्षम करके एक प्रणाली है। ऑपरेशन के समय बहुत ज़्यादा ड्रोन तरफ आ रहे थे, तो उनको नष्ट करने के लिए। फुल फॉर्म है इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, काइनेटिक, सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। तो सॉफ्ट एंड हार्ड किल मतलब कि फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को डिस्टर्ब कर देगा। हार्ड किल मतलब कि पूरा का पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कितनी परास है सक्षम की? तो 3000 मीटर, मीटर में देखें तो 3000 मीटर, और फीट में देखें तो 10,000 फीट इसकी परास है, 10,000 फीट पराठ। अच्छा, ग्रिड सिस्टम क्यों कह रहे हैं? ग्रिड सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें लगे हैं, कैमराज लगे हैं, सेंसर लगे हैं, ऑब्वियसली सेंसर लगे हैं डिटेक्ट करने के लिए, सेंसर्स लगे हैं, और बहुत सारी इसमें और चीज़ें भी लगी हैं जो ग्रिड के थ्रू, ये जो नेटवर्क के थ्रू एक ग्रिड बना के कनेक्टेड है। कैसा ये दिखता है, और किसने इसको डेवलप किया है ये देख लें पहले। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। किसके लिए किया है? आर्मी के लिए इसको डेवलप किया है, आर्मी के लिए इसको डेवलप किया है। किसको निशाना बनाएगा? ड्रोन्स को निशाना बनाएगा, दुश्मन देश के ड्रोन्स काम करेगा। दूसरी, अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आकाश तीर है, उसके साथ इंटीग्रेशन में ये काम कर सकता है। देखें क्या, एक बार देख लो। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च स्वदेशी ड्रोन रोधी ग्रिड सक्षम सिचुएशन अवेयरनेस फॉर काइनेटिक्स सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेस मैनेजमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद ने इसको बनाया है। 3000 मीटर, 10,000 फीट की रेंज है। कैसा दिखता है? मैंने अगर इमेज लगा रखी है, ये कुछ रडार लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, कैमराज लगे हैं। जैमिंग करता है, मतलब कि रेडियो सिग्नल्स जो है उसकी जैमिंग करता है, वो आगे इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। तो जैमर्स लगे होंगे, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो ग्रिड बना के रखा है, इसलिए इसको ग्रिड सिस्टम। आगे चलते हैं, सक्षम देखा। अब देखो, ACT, भारतीय नौसेना को एक बर्ज जो है वो मिली है। बर्ज निरंतर लॉन्च होती रहती है, ट्रक जैसे अपन ने देखे हैं ऑब्वियसली। सामग्री को इधर से उधर पूरा भर के ले जाने का काम करते हैं, रोड्स पे चलते हैं। पानी में ट्रक नहीं चल सकते, लेकिन पानी में उस ट्रक की तरह ही एक गाड़ी होती है जो सामग्री को इधर से उधर लेके जाती है बहुत फास्ट स्पीड। वो बर्ज कहते हैं, बर्ज। जैसे ट्रक होता है वैसे ही पानी में चलाने के लिए बर्ज होती है। तो बर्ज देखें अगर तरीके से, बर्ज है, और बर्ज का नाम है LSAM-25, जो भी लॉन्च हुई 15 से शुरुआत हुई थी। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और LSAM 15, 16, 17 करके उस सीरीज में ये 25वीं है जो कि मिल चुकी है। तो 11वां, 15 के बाद देखें 25, 11वां ही हो गया। तो 11वां गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल, यानी कि एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल। एम्यूनिशन क्या होते हैं? गोला बारूद सामग्री होती है, बुलेट्स होती हैं, गोला बारूद होती हैं, तो छोड़ने के काम आती है इस तरीके से। वो कैरी करके ले जाएगी, ये बर्ज गाड़ी जैसा है, फ्लैट सर्फेस जैसी शिप है, देखो लगा रखी अगर तो हाँ है। तो LSAM 17वीं जब लॉन्च हुई थी, और फोटो मुझे मिला, 25 का मुझे शायद नहीं मिल पाया, जल्दबाजी में 17 का लगा दिया, कोई बात नहीं, 25 भी ऐसी होगी। फ्लैट सर्फेस ये शिप है, और इसके ऊपर बहुत सारे आप कंटेनर्स या फिर हथियार, मिसाइल, टॉर्पीडो, एमिनेशन, म्यूनिशंस, हथियार सामग्री, गोला बारूद सामग्री, ये लेके जा सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत है, या कहीं पे स्टोर करना है तो वहाँ स्टोर रूम तक या इस भंडार गृह तक लेके ये जा सकते हैं। तो इस तरीके से यार्ड यार्ड 135, यार्ड 135 भी इसको कह दिया। क्या होता है? सीरियल नंबर होता है।
जैसे उस शिपयार्ड ने का ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो 135वें नंबर का है, तो इस तरीके से सीरियल नंबर दे दिया और कुछ नहीं। आते हैं वापस अपनी मैगजीन पर, क्या लिखा है, ACTM बर्ज, और हटा दें यहाँ से तो बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि उसी का नाम है ACTM बर्ज। ऐसी बहुत सारी लॉन्च होती रहती है, तो उस सीरीज की 25वीं बर्ज लॉन्च हो चुकी है। ACTM क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एमिनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल ये सबको कैरी करके लेके जाएगी जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे। कहाँ पे लॉन्च हुई है, मुंबई में लॉन्च किया गया है। एक MSME है, प्राइवेट कंपनी है, मेसर्स सूर्यदीप प्राइवेट कंपनी इसको कह रहे हैं, और उसने इसका निर्माण किया है और मुंबई में ये लॉन्च हो चुकी है, मेसर्स सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपनी न्यूज कंप्लीट। लांजा एन, लांजा एन, लांजा, जैसे रडार सिस्टम है, और वो रडार सिस्टम क्या होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर लगा होता है और रेडियो वेव्स के थ्रू वो डिटेक्ट कर लेते हैं दुश्मन के कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहा है अगर वो उसकी रेंज में है तो ये होता है रडार सिस्टम। नेवी के पास बहुत बड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा रेंज कवर करने वाला रडार सिस्टम नहीं था, तो लांजा एन करके हमने नौसेना में एक रडार सिस्टम को शामिल किया है जो कि डिटेक्ट करेगा चाहे ऑब्जेक्ट या दुश्मन देश की मिसाइल या कुछ भी एयर के थ्रू आ रही हो, चाहे वो पानी के थ्रू आ रही हो, चाहे वो सरफेस के थ्रू या भूमि के थ्रू आ रही हो, ये तीनों डायमेंशंस कवर करेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं 3D रडार लेंजा एन। एन मतलब कि नवल वेरिएंट, नौसेना का वेरिएंट, एन मतलब लेंजा एन, लेंजा एन। देखो लेंजा क्या है, रडार का नाम है, उसका नवल वेरिएंट हमने नौसेना को दे दिया है। एक इस तरह से 25 नवल वेरिएंट हम लेने वाले हैं, डेवलप करने वाले। किससे कौन इसको बना रहा है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बना रहा है, लेकिन सहयोग ले रहा है स्पेन की एक कंपनी जिसका नाम है इंद्रा कंपनी, तो स्पेन आधारित एक कंपनी, उसका सहयोग ले। मोस्टली स्पेन ही बनाता है लेंजा रडार, दुनिया में फेमस है, सबसे पावरफुल है, रेंज अच्छी खासी होती है, वो तीनों डायमेंशन ये कवर करते हैं, इसलिए इनको इसको 3D रडार कह रहे हैं। 3D रडार कह रहे हैं कि कितनी ऊंचाई से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितने डिस्टेंस से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, या फिर कौन सी डायमेंशन कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, तो तीनों डायमेंशन उसने कवर किए हैं, इसलिए इसको 3D रडार कह रहे हैं। लेंजा एन उसका नाम है, और इस तरह से 25 हम देने वाले हैं। एक मिल चुका है, खरीदा नहीं है हमने, हमने संयुक्त निर्माण किया है, जॉइंट वेंचर के थ्रू साथ में इसको बनाया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत की कंपनी और इंदिरा स्पेन की कंपनी, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, किसके लिए, नौसेना के लिए, अपनी नौसेना के लिए। देखें क्या कैसा दिखता है, इस तरीके से 10 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा, एक राउंड ये घूम जाएगा, और 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर इसकी परास है, 470 किलोमीटर अपन ने देखा। बस बेंगलुरु आधारित है अपनी टाटा एडवांस सिस्टम। अब आ जाता है अन्य प्रौद्योगिकी, तो अन्य प्रौद्योगिकी से पहले अपन थोड़ा सा दो ही न्यूज़ है रिवाइज कर लेते हैं, कितना 38 मिनट हुआ। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा वो पहले से अपन देख लेते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले अपने पढ़ा था मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, किसने डेवलप किया था, DRDO ने ये डेवलप किया था, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, पैराशूट के थ्रू ये सोल्जर्स को कमांडर्स को विद वीपन और हैवी कार्गो हैवी पेलोड के थ्रू ये बैटलफील्ड में स्पेसिफिक लोकेशन पे लैंड करवा देगा सक्सेसफुली। रिजर्व पैराशूट भी है, मेन पैराशूट अगर फेल हो जाता है, विंड कंट्रोल सिस्टम भी है, तो इस तरीके से MCP अपन ने पढ़ा। के बाद हमने पढ़ा था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड को 2 शिप नहीं 3 शिप मिले हैं, अजित, अपराजित, हिंदी में लिखते हैं अजीत, अपराजित, अपराजित और अक्षर, अपराजित और अक्षर,
तीनों के तीनों क्या है, फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल है, मतलब कि तीव्र गति से गश्त लगाने के काम करते हैं। तीनों की क्लास क्या है, तो ये अदम्य श्रेणी के हैं, अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोलिंग है। किसने इनको डेवलप किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इनको डेवलप किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद नौसेना के 2 शिप पढ़े थे, और मगदाला एंड माहे उसका नाम है, मगदाला एंड माहे। ये क्या थे, सबमरीन को निशाना बना रहे थे, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट थे, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट ये थे। किसने डेवलप किया था, कोचिन शिपयार्ड ने को डेवलप किया, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था। इतना अपन ने देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था लांजा, लांजा रडार सिस्टम, हमने लांजा रडार सिस्टम हमने देखा। नौसेना का वर्जन था इसलिए लांजा, एंड उसका नाम है, स्पेन की कंपनी है इंद्रा, और अपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, बैंगलोर आधारित। वो दोनों इसको डेवलप कर रहे हैं जॉइंट वेंचर के थ्रू। ऐसे 23 हम लोगों को लेने हैं। पहला जो है वो शामिल हो चुका है, भारत ही ऐसा देश है जो स्पेन से लांजा, पहला ऐसा देश है जो, स्पेन के अलावा ये कहीं और तैनात हुआ है। क्या चीज़, लांजा एंड रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, नौसेना के लिए। तो नौसेना के शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर है, बड़े जो शिप्स हैं वहाँ पे ये, उनके ऊपर ये इंस्टॉल होगा। 3D रडार है, तो तीनों डायमेंशन ये कवर करने वाला है। और क्या देखा अपन ने, बर्ज देखी, जिस तरीके से ट्रक होता है ना उस तरीके से बर्ज होती है, फ्लैट सरफेस शिप होती है, वेसल होती है, जो सामग्री जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती है नौसेना के लिए। तो कौन सी क्लास की थी, क्या इसकी खास बात थी, वो एम्यूनिशन और कम टॉर्पीडो कम मिसाइल क्लास की ये बर्ज थी। नाम है LSAM 25, उस श्रेणी में LSAM 25, यानी कि उस श्रेणी की जो 15 से शुरू हुई थी, 11वीं ये बर्ज है, 11वीं ये बर्ज है। किसने क्या क्या, लांजा एन देख लिया, बर्ज देख लिया, सक्षम देख लिया, माहे देख लिए, सक्षम नहीं देखा, सक्षम, सक्षम है एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन किसने बनाया, अपनी आर्मी ने डेवलप किया है। किसके सहयोग से, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से ड्रोन को निशाना बनाने का काम करेगा सक्षम। सिचुएशनल अवेयरनेस, काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एंड एसेट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ये वर्ड्स किसने बनाई है, तो मेसर्स सूर्यदीप्त कंपनी है, मेसर्स सूर्यदीप्त प्राइवेट लिमिटेड है, MSME है, MSME मुंबई आधारित है, मुंबई आधारित है, और मुंबई में ही इसको तैनात किया गया है इस बर्ज को। इतना अपन ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा था। दो दो ही न्यूज़ थी स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी वही, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दो ही न्यूज़ थी। पहला तो स्टारशिप, स्टारशिप रॉकेट लॉन्च हुआ था। तो स्टारशिप रॉकेट किसका है, स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स का है। स्टारशिप में 2 स्टेजेस हैं, हैवी सुपर हैवी रॉकेट फर्स्ट स्टेज का नाम है, और स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट जो है वो सेकंड स्टेज का नाम है, सेकंड स्टेज का। तो ये 2 स्टेजेस के हैं, इसका 11वां था। इसका स्पेस एक्स का, ये बता दीजिए। इसके बाद हवाई आइलैंड पे एक वेधशाला है जिसका नाम है पैन स्टार्स, पैन स्टार RS। तो पैन स्टार RS वेधशाला ने एक एस्टेरॉइड की खोज की है, शूद्र ग्रह उसको कह रहे हैं, और उसका नाम है 2025 PN7 उसका नाम है। तो 2025 PN7 जिसको क्वाजी मून कह रहे हैं, क्वाजी मून हम कह रहे हैं, या फिर क्वाजी सैटेलाइट हम कह रहे हैं, क्वाजी सैटेलाइट हम कह रहे हैं। अर्ध चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा या अर्ध उपग्रह पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे अपन ने रिवाइज कर लिए। अब 2 ही न्यूज़ बची है, 2 ही न्यूज़ में क्या है, अन्य प्रौद्योगिकी में 2 ही बात है। एक तो चैटबॉट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश नहीं भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले से इसको लॉन्च किया गया है।
सुमन सखी एआई चैटबॉट उसका नाम है। चैटबॉट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके अपन एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो चैटिंग करने का काम करते हैं। चैटिंग करने वाले रोबोट, मतलब ऐसे रोबोट जो चैटिंग कर सकते हैं। हम मैसेज करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो रिप्लाई करेंगे हमारा, उसको चैटिंग करने वाले रोबोट यानी कि चैटबॉट्स हम कहते हैं। चैटबॉट है, क्या नाम है? सुमन सखी एआई चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है और इसको व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर दिया है ताकि आसानी से ये जवाब दे पाएँ और महिलाएं इनका आसानी से यूज़ करें। नाम से पता चल रहा है सुमन सखी नाम आ रहा है, मतलब कि महिलाओं के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए इसको लॉन्च किया गया है। गर्भवती महिलाएं हैं, उनको उनको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी क्या करना है, तो इसकी जानकारी देने के लिए आसान भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में इसको लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप से इसको इंटीग्रेट कर दिया है ताकि उनको यूज़ करने में आसानी हो, कुछ नया नया सा इनको नहीं लगे। कहाँ से लॉन्च हुआ है ये सुमन सखी एआई चैटबॉट? मध्य प्रदेश के धार जिले से लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के बारे में ये जागरूकता बढ़ाएगा। आयुष्मान भव अभियान चल रहा है, उसके तहत स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा अपने यहाँ पे भी चले थे, मध्य प्रदेश में भी चला, तो उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान इसको चैटबॉट को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है कि जब भी तबीयत हमारी ख़राब होती है, बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्टेड हैं हम, तो एंटीबायोटिक लेते हैं। अमोक्सिसिलिन, एमिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम तो हमने सुना है, पढ़ते भी हैं, वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो सिंथेसाइज की गई थी। इस तरीके से जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया से, अपन जैसे निमोनिया हो गया मान लो, अपने को सर्दी खांसी, ये बैक्टीरिया से होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अपन बैक्टीरिया पे अटैक करती है, एंटीबायोटिक लेते हैं, 5-1 दिन का कोर्स होता है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक जितनी भी अभी तक थी, तो भारत ने उनमें से एक भी डेवलप नहीं की। भारत ने अपनी पहली एंटीबायोटिक दवाई, पहली एंटीबायोटिक विकसित की है जिसको नेफिथ्रोमाइसिन कह रहे हैं। नेफिथ्रोमाइसिन, तो एग्जाम में आ जाए, नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? भारत द्वारा या भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेफिथ्रोमाइसिन। अभी भारत में किसने की है? तो अपना जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी इकाई है बिराकर, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सहयोग से निजी कंपनी है वॉकहार्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस ब्रांड के नाम से ये बाजार में बिकने आएगी, क्योंकि नेफिथ्रोमाइसिन के नाम से नहीं आती, पेनिसिलिन के नाम से नहीं आती, कोई एक ब्रांड एसोसिएट होता है, तो मिकनाफ ब्रांड से ये आएगी। मिकनाफ ब्रांड के नाम से ये बाजार पे आएगी। तो भारत की पहली है ये नेफिथ्रोमाइसिन। क्या पड़ा इधर देखें क्या? इधर देखो, ये 2 ही न्यूज़ है और ख़त्म हो चुका है आपका करंट अफेयर वाला ये। सुमन सखी, सुमन सखी एआई चैटबॉट, एआई चैटबॉट लॉन्च किया है प्रधानमंत्री को, लॉन्च किया है 17 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है और एमपी से लॉन्च किया है, एमपी के धार जिले से को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? गर्भवती महिलाओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे जागरूकता बढ़ाने के लिए को लॉन्च किया गया है। हिंदी में है, व्हाट्सएप से एसोसिएट है, व्हाट्सएप से लिंक्ड है ताकि इजीली यूज हो जाए। अगली न्यूज़ क्या देखी कि नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन करके भारत की पहली स्वदेशी, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है, वो लॉन्च हो गई है। किसने लॉन्च की है? तो बिराक करके अपना जैव प्रौद्योगिकी के तहत आने वाली संस्था है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, उसने लॉन्च किया है। और किसके सहयोग से? वॉकहार्ट, या फिर कह रहे हैं कि वॉकहार्ट ने इसको लॉन्च किया है, किसके सहयोग से? बिराक। दोनों आएगा क्वेश्चन, अगर पूछेंगे तो दोनों आएंगे। कंपनी पूछे प्राइवेट तो वॉकहार्ट है, और किसी सरकारी संस्था ने सहयोग किया है तो वो बिराक है। जैव प्रौद्योगिकी के तहत ये आती है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन। कौन से ब्रांड से ये बाजार में आएगी? तो मिकनाफ ब्रांड से ये बाजार में आने, निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन हो, उसके लंग्स से रिलेटेड, ज़्यादातर लंग्स को ही अफेक्ट करते हैं। श्वसन संबंधी आपको जो भी परेशानी है,
अगर वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने की वजह से हुई है तो उस पर ये काम करेगी। बहुत ज़्यादा पावरफुल इसको बताया जा रहा है, और पावरफुल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी थी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो चुका है, तो ज़्यादा असर नहीं करती कम पावरफुल। आगे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ध्यान से आपने पढ़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन लगाए हैं, आ जाएंगे। देखो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर माहे का निर्माण किसने किया है? माहे का निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रिच बिल्डर्स ने किया है क्या? नहीं। गोवा ने, मजीगांव ने नहीं किया है, कोचिन शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। सक्षम करके अपन ने देखा था, सक्षम करके सिस्टम देखा था। किस प्रकार के खतरों के लिए ये बनाया गया है क्वेश्चन? मिसाइल को अटैक करेगा, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर साइबर वॉरफेयर के लिए बनाया गया है? तो सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन ग्रिड है, तो अपनी आर्मी ने डेवलप की है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलके। तो ड्रोन्स के लिए इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी इज आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इजी है। सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? अब ये भी पढ़ा है, याद होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं।